चलिए नमस्कार दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं यूपीएससी मेन एग्जाम जीएस पेपर 2 भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। इसमें देखते हैं संवैधानिक विकास, ठीक है, संविधान सभा, संविधान के स्रोत, 4 में आपका संविधान के भाग, अनुसूचियाँ, ठीक है, संवैधानिक विशेषताएं, संघीय व्यवस्थाएं और प्रस्तावना। यहाँ तक का जितना भी पिछले 1990 के बाद से मुख्य परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है उसकी हम लाइव चर्चा करेंगे, लाइव आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग बताएंगे, कैसे उसके आंसर लिखना है ये बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका उत्तर भी लिख करके आंसर फॉर्मेट में जितने शब्दों में पूछा गया है उसी के आसपास लिख करके मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में वो लिखा हुआ रहेगा graminIAS.com में, www.graminIAS.com में वो लिखा रहेगा। उसका लिंक भी जिस आंसर पर डिस्कस करूंगा वो उसका लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ रहेगा, उसको एक बार आप पर जाके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो चर्चा का विषय रहेगा चूँकि डिटेल में होगा ताकि आपको उस प्रश्न से जुड़े हुए, विषय से जुड़े हुए सारा चीज़ पूरी तरह पानी की तरह क्लियर हो जाए। तो हम देखते हैं कि अब सीधे प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि क्या भारत सरकार ने भी 1945 प्रश्न निर्धारित कर दिया था, चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले हम यही प्रश्न लगभग आया हुआ था आपका, देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर पे देखिए कि एक वास्तविक संघ के मूलभूत तत्व क्या है, भारतीय संघ के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो भारतीय संविधान की विशेषता, संघीय व्यवस्था यानी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के जो हमने अभी देखा था संवैधानिक विकास जो था वहाँ से लेकर के अभी तक केवल 2 बार प्रश्न पूछा गया है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। तो पहले हम देखते हैं उद्देशिका पे 3 पूछा गया, हम एक एक पर देखेंगे। तो अब पहला प्रश्न है कि एक वास्तविक संघ के मूलभूत तत्व क्या है, भारतीय संघ के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। मतलब इसमें आपका कह रहा है कि एक वास्तविक संघ जो होता है उसके मूलभूत तत्व क्या है, ठीक है। और दूसरा पूछ रहा है कि भारतीय संघ के स्वरूप का विश्लेषण पूछ रहा है, क्या नेचर है उसका। तो उसको हम लोग देखते हैं, ये यूपीएससी 1993 40 अंक का पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि एक वास्तविक संघ के मूलभूत तत्व क्या होता है। तो इसको हम जानने के लिए आपको बताना चाहेंगे कि एक वास्तविक संघ जो होता है उस वास्तविक संघ के चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, ठीक है, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ भी हो, एक वास्तविक संघ के, ठीक है, मूलभूत तत्व जैसे 2 सरकार का होना, जैसे संघ और राज्य होगा, शक्ति का पृथक्करण होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी, लिखित संविधान होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, द्विसदनात्मक व्यवस्था होगा। ये जो है आपके एक वास्तविक संघ के मूलभूत लक्षण है, ठीक है। और हम भारत इस प्रश्न के माध्यम से जो सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि भारतीय संघ के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए, इसी स्वरूप के विश्लेषण में एक वास्तविक संघ के मूलभूत तत्व भी आ जाएगा और भारतीय संविधान में जो उसका लक्षण है वो भी आ जाएगा और भारतीय संविधान का स्वरूप का जो एक और एकात्मक लक्षण है उसको भी आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि भारतीय जो संघ है उसके स्वरूप का हम लोग विश्लेषण संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक लक्षण के आधार पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अब चलते हैं कि भारतीय संघ में एकात्मक लक्षण क्या है, माफ कीजिएगा, संघात्मक लक्षण को पहले देखते हैं फिर एकात्मक पर बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण में सबसे पहला जो है आप देख रहे हैं कि 2 सरकारों का होना, ठीक है। तो 2 सरकारों का होना का मतलब है कि एक संविधान के आधार, संविधान में जैसे एक संघ के स्तर पर और राज्य के स्तर पर 2 सरकार को अपनाया गया है, ठीक है। भारत में आप देख सकते हैं कि एक केंद्र के स्तर पर सरकार होती है, राज्यों में अलग अलग सरकार होती है और उन विशेषताओं में खास करके राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे कि रक्षा, विदेश, संचार, मुद्रा, है ना, इन सारे जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं उसको केंद्र सरकार के अधीन रखा जाता है और स्थानीय महत्व के मुद्दे जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, प्रशासन, है ना, सिंचाई, इस तरह की व्यवस्था को जो है राज्य सरकार देखती है। तो कहने का मतलब है कि
एक संघ में दो सरकार का होना जरूरी है, जो भारतीय संविधान में भारत में ये लक्षण है। दूसरा है कि लिखित और कठोर संविधान। ठीक है, तो आप तो जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और इसमें आपको ये भी पता होगा कि इसमें एक प्रस्तावना है। ठीक है, एक प्रस्तावना प्लस आपके जो है 450 अनुच्छेद है 2016 के अकॉर्डिंग, और आपके इसमें 24 भाग है। ठीक है, और अभी लगभग 12 अनुसूचियां हैं, ये अभी है। तो इस प्रकार से, और दूसरा भाग है कि कठोर संविधान। तो कठोर संविधान भी भारतीय संविधान इसीलिए है क्योंकि यदि कोई चाहे कि भारतीय संविधान की जो संघीय संरचना वाले भाग को संशोधन करे, तो उसके लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति भी अनिवार्य होती है। इसीलिए ये लिखित और कठोर संविधान है। अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। तो तीसरे नंबर में देखते हैं कि शक्ति का पृथक्करण। तो एक संघात्मक लक्षण है। एक संघ में सबसे अच्छा लक्षण होगा कि वो शक्ति का पृथक्करण होगा। भारतीय संघ में भी जो है शक्ति के पृथक्करण है, जो दुनिया के अन्य संघात्मक सरकार वाली देश है उसी तरह से है। और इसमें जो शक्ति का पृथक्करण जो किया गया है वो वास्तव में सूचियों के माध्यम से किया गया है। हम देखते हैं कि संघ सूची है जो 100 विषय है। ठीक है, उसके बाद राज्य सूची है 61 विषय है। ठीक है, उसके बाद समवर्ती सूची है जो 52 विषय है। इस सूचियों के माध्यम से यानी कि 100 जो संघ सूची के विषय है उस पर संघ का क्षेत्राधिकार है। 61 जो राज्य की है उसमें राज्य का क्षेत्राधिकार है। और ये जो 52 समवर्ती सूची में है इसमें कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का मान्यता होती है। आगे हम लोग देखेंगे। अब चौथी बात है संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, तो संविधान की सर्वोच्चता एक संघात्मक लक्षण का मुख्य भाग होता है जो भारतीय संविधान में है। तो भारतीय संविधान में यदि देखा जाए तो संघ ही सर्वोच्च शक्ति है। संविधान का सर्वोच्च कानून जो होता है केंद्रीय सरकार और सभी राज्य सरकारों पर लागू होता है, उसे मानने के लिए बाध्य होता है। कानून का यदि कोई भी सरकार चाहे केंद्र या राज्य उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित कर सकता है। अर्थात इस देश में यदि देखा जाए संविधान से ऊपर कोई शक्ति नहीं है, सभी को संविधान के अंतर्गत ही काम करना है। संघात्मक लक्षण की जो 5वीं विशेषता है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय जो संघ में एक बहुत बड़ी विशेषता है। और ये जो स्वतंत्रता जो न्यायालय की भारत में सुनिश्चित की गई है उसे भी हम थोड़ा सा जान लें। उसमें आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि न्यायपालिका में किसी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया, आगे हम इसको और देखेंगे, वो प्रश्न बनाएंगे तब। लेकिन अभी जान लीजिए कि जैसे कि न्यायाधीशों के नियुक्ति कैसे होगी, उसकी कार्यकाल कैसे कितना होगा, उसका वेतन भत्ते कौन तय करेगा, उसकी सेवा शर्तें कौन तय करेगा, इनकी पदमुक्ति कैसे होगी, इनमें स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। मतलब इन पर कोई अवैध छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। इनको कार्यपालिका और विधायिका से बिल्कुल स्वतंत्र बनाया गया है। उसी प्रकार अगला जो लास्ट है वो है द्विसदनात्मक व्यवस्था। मतलब कि भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक विधायक की स्थापना की गई है, विधायिका की। एक है राज्यसभा जो उच्च सदन है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरा निम्न सदन है लोकसभा जो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जो भारत के लोग सीधे उसको चुन करके वहाँ पे सांसद को भेजते हैं। तो इस प्रकार ये संघ के लक्षण होते हैं जो भारतीय संविधान में है, और ये भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण है। अब हम भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं पर बात करेंगे। तो भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषताओं को निम्नलिखित हम रूप से पहचान करेंगे। जैसे कि पहला है सशक्त केंद्र है। ठीक है, तो सशक्त केंद्र जो एकात्मक लक्षण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि भारतीय संविधान में अभी हमने बताया था कि 100 जो है 100 संघ सूची में था और 61 और 52 था समवर्ती सूची में। यानी देखा जाए तो सशक्त केंद्र का मतलब है कि एक तो सबसे ज़्यादा भाग विषय जो है वो केंद्र को दिया गया है 100।
दूसरी बात है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय भी दिया गया है उसी को 100 में से। और तीसरी बात यह है कि यदि समवर्ती सूची में कानून बनाने में राज्य या केंद्र का कोई विवाद हो तो उसमें केंद्र को ऊपर रखा गया है। इसके अलावा ऐसे भी कोई विषय जो इन सूचियों में नहीं है उसको अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं या अवशिष्ट विषय बोलते हैं। वो अवशिष्ट विषय पर केंद्र कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र को है। और ये जो है पूरी तरह से संघीय दृष्टिकोण के विपरीत माना जाता है। इसीलिए सशक्त केंद्र भारतीय संघ के एकात्मक लक्षण का सबसे पहला भाग है। अब हम देखते हैं कि दूसरा है कि राज्य विनाशी है। इसको हम आपको समझाते हैं। भारतीय जो संघ है वो एक तरफा कार्य करके क्या कर सकता है कि किसी भी राज्य का निर्माण कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र में बदलाव कर सकता है, उसकी सीमा में चेंज कर सकता है, उसका नाम परिवर्तन कर सकता है, कुल मिला के दो राज्यों को मिला के एक बना सकता है, एक राज्य को बना करके दो भागों में बांट सकता है ना, कुछ भी राज्यों के सीमाओं से इन नामों में इस तरह से चीज़ों में जो है संघ एक तरफा कार्रवाई कर सकता है। इस प्रकार जी देखा जाए तो भारतीय संघ जो है, जिसको सुभाष कश्यप की किताब में लिखा हुआ बड़ा अच्छा सब कि भारतीय संघ जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्योंकि आप संघ से अलग होने का राज्यों का अधिकार नहीं है, लेकिन राज्यों को तोड़ने का अधिकार केंद्र को है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इस शब्द के साथ ही सीधे मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। लेकिन यदि इसके विपरीत अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी संघ की ही स्थापना राज्यों के सम्मति के या राज्यों के समझौते के परिणाम के रूप में हुई है। इसीलिए वहाँ राज्यों को जो संघ है अमेरिका में वो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है अमेरिकी संघ के बारे में कि अमेरिकी संघ अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं एकल संविधान और एकल नागरिकता। भारत में हम देखते हैं कि एकल संविधान है और नागरिकता भी एकल है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम देखें कि जो संघ शासन वाले देश अमेरिका, कनाडा, इस तरह के जो देश है वहाँ क्या होती है कि वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। ठीक है, जैसे खास करके दोहरी नागरिकता आपको अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो एकल नागरिकता जो है वास्तव में संघीय प्रणाली के विपरीत जान पड़ता है। अगला हम देखते हैं 4 नंबर में कि संविधान का लचीलापन। संविधान के एक बहुत बड़े भाग को आप देखेंगे कि चाहे संसद मैंने साधारण बहुमत से वो परिवर्तन कर सकता है, और इतना लचीलापन जो है अन्य संघों में प्राय नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में राज्य जो होता है राज्य भी मतलब संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन भारत में नहीं ला सकता है। तो ये भी एक संविधान के जो लचीलेपन जो है वो उसके तहत हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आपातकालीन उपबंध। तो भारत में जो राष्ट्रीय, राज्य और एक वित्तीय आपातकाल 3 माध्यम से आप जानते हैं। अनुच्छेद 352 है ना, 352 आर्टिकल 352, 356 होगा और 360 वित्तीय आपातकाल, ये राष्ट्रीय, राज्य, वित्तीय। तो आपातकालीन उपबंध के माध्यम से केंद्र सरकार के पास राज्यों की क्या होती है, समझ शक्ति आ जाती है। एक झटके में आपातकाल लगने से भारतीय संघ पूरी तरह से एक एकल ढांचे में बदल जाता है, और इस प्रकार की व्यवस्था दुनिया के किसी भी संघात्मक शासन वाले देश में नहीं मिलती है। और इसके साथ ही और भी ऐसी कई विशेषताएं हैं, क्योंकि इसको आपको लिखना है 250-300 शब्दों में। तो इसको हालांकि मैंने आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आपको लिख करके मैं लिंक नीचे दे दूंगा, उसको देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहा कि इसके अलावा जैसे कि आपका एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा है। ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति है। ठीक है, इसके बाद एकीकृत निर्वाचन प्रणाली है। ये क्या है कि भारतीय संघ के एकात्मक लक्षण का प्रमाण है। अमेरिका में न्यायपालिका क्या है कि उसमें संघीय न्यायपालिका संघीय विषय पर कानून बनाता है या उस पर देखता है, और राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर। लेकिन भारत में बिल्कुल एकीकृत न्यायपालिका है। उसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा, उसी प्रकार राज्यपाल, जैसे अमेरिका में क्या होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति या गवर्नर की नियुक्ति वहाँ लोगों के द्वारा होती है। भारत में क्या होता है, ये केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। एकीकृत निर्वाचन प्रणाली भारत में जो है, लेकिन बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है। ठीक है,
और इसके अलावा हम देखते हैं जैसे कि राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, ठीक है। ये जो असमान प्रतिनिधित्व आप देख रहे हैं, भारत में किसी में 31 है तो किसी में 1 है, इस तरह के असमान राज्यसभा सांसद हर राज्यों को दिया गया है। दिल्ली में 6 है तो पांडिचेरी में नहीं है। तो कहने का मतलब है कि असमान प्रतिनिधित्व है पूरे राज्यों का। यूपी में सबसे ज़्यादा है तो झारखंड में 6 है। लेकिन अमेरिका में 50 राज्यों में हर राज्यों से 2-2, जो वहाँ का सीनेट होता है, जो उच्च सदन होता है, वहाँ के लिए 2-2, मतलब सभी राज्यों को बराबर वहाँ के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जो कि भारत में ऐसा नहीं है। इसके साथ ही राज्य सूची में जो है, भारत में संसद कानून बना सकती है, वो तो चाहे राज्यों की विधानसभा के द्वारा यदि कहा जाए या फिर राज्यसभा कानून बना के पास करती है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। यानी राज्य सूची में संसद द्वारा कानून बनाना भी जो एकात्मक लक्षण की बात है। उसी प्रकार एकीकृत जो लेखा जांच है ये भी है, जिसमें हम क्या देखते हैं, क्या राज्यों के खातों की जांच कर सकता है, जो कि दुनिया में ऐसा नहीं है। उसी प्रकार जो है वीटो की शक्ति, कि राज्यों के कानून बने हुए कानून को राष्ट्रपति उसको अपने पास रख सकता है। तो इन्हीं सब कारण जो है भारतीय जो संघ है उसको किसी ने अर्धसंघ कहा है, ठीक है, तो किसी ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा, फेडरलिज्म कहा है, किसी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है, एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था का नाम दिया है। तो इस प्रकार से भारतीय जो संघ को इन नामों से पुकारा जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने पहले प्रश्न को हम लोगों ने डील कर लिया है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। अब दूसरा प्रश्न जो आया है इस पर, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिए। ये 2016 का यूपीएससी का प्रश्न है, 12.5 अंक यानी 150 शब्दों में लगभग लिखना है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि किसी भी उत्तर को आज यूपीएससी में जो आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निष्कर्ष लिखने के मौका नहीं मिलते हैं। निष्कर्ष प्रश्न के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, लेकिन भूमिका का तो कोई आसपास भी उपाय नहीं बचता है। सीधे आंसर लिखना है, टू दी पॉइंट लिखना है। तो अभी देखिए, अभी संघात्मक व्यवस्था पर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक संघात्मक व्यवस्था के वास्तविक संघ में क्या क्या मूलभूत तत्व होता है, और भारतीय संघ में संघ के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। तो हमने भारतीय संघ का स्वरूप देखा, संघात्मक और एकात्मक। अब यही उस फॉर्मूला को, फॉर्मेट को यदि आप जानते हैं तो देखिए इस प्रश्न में जो 2016 में आया, 93 के बाद, काफ़ी समय के बाद, इस फॉर्मूला को आप लगाइए। अब बोल रहा है क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? यानी आपको इस प्रश्न में आपको निश्चित रूप से जो क्या बोलते हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है, इसके प्रावधान को आपको जानना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप पढ़ चुके हैं। फिर बोल रहा है कि एक क्या परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, तो उस पर हम देखेंगे जो भी फॉर्मूला भी बनाया था उस पर भी चर्चा बोल रहा है। यानी उसमें कुछ ऐसी भी यदि बात है नहीं है तो उस पर अपनी राय रखिए बेबाकी से। तो चलिए हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर एक परिसंघीय संविधान के क्या क्या तत्व थे। तो मैं देखता हूँ, चलिए आगे देखते हैं। तो 1935 के अधिनियम के तहत जो परिसंघीय संविधान के लक्षण थे वो निश्चित रूप से जो हम देख सकते हैं कि पहला जो था कि 2 सरकारों का अस्तित्व। ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 2 सरकार का अस्तित्व था, ठीक है। उसमें एक प्रांतीय स्वायत्तता भी दिया गया था, इसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की कल्पना की गई थी, ठीक है ना। यानी 2 सरकारों का स्पष्ट अस्तित्व था। दूसरा है लिखित संविधान। तो इतना पता होगा कि अब तक 1935 के समय तक भारत में उस समय तक का सबसे यह विस्तृत और लंबा दस्तावेज था, ठीक है, जिसमें 321 धाराएं था। तो उसमें आप जानते होंगे कि जो 321 अनुच्छेद था, 10 अनुसूचियाँ थी। तो ठीक है, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं अगला कि शक्ति का पृथक्करण, क्या ये व्यवस्था उसमें थी? आइए ढूंढते हैं। तो शक्ति का पृथक्करण भी इस अधिनियम के तहत हम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सूचियों का विभाजन किया गया था, ठीक है। आप देखेंगे कि इसमें भी जो इस अधिनियम के तहत 3 सूची थी। एक संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, और उसके बाद एक राज्य सूची थी जिसमें 54 विषय था, और समवर्ती सूची में लगभग 36 विषय थे।
तो यानी शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत इसमें अपनाया गया था। अब अगला हम देखते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका आप तो अच्छी तरह जान रहे हैं कि इस अधिनियम में एक संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी, तो ये बात खत्म हो गई। अब अगला फिर देखते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्था, जो एक संघीयात्मक व्यवस्था के लक्षण होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अधिनियम के द्वारा इस समय जो थे कुल 11 जो प्रांत थे उसमें से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था मतलब लागू की गई। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1935 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम में संघात्मक लक्षण थे, लेकिन इसके साथ ही फिर यहाँ लिखना है कि इसके बाद भी इस अधिनियम के कई जो प्रावधान थे परिसंघीयता से ज़्यादा जो था ना वो एकात्मक थे। तो देखते हैं क्या क्या था। इसके एकात्मक लक्षण जैसे थे कि इसमें कई अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वायसराय को दिए गए थे। ये बात हम अभी क्या बोलते हैं, अभी अवशिष्ट शक्ति के बारे में बात किया था, तो वायसराय को दिया गया था। उसमें लिखा है केंद्र में देश शासन लागू कर दिया गया। केंद्र में देश शासन लागू करके जो संघीय विषय थे उसको स्थानांतरित और आरक्षित विषय में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, और उसमें से वायसराय को विशेष शक्ति दे दिया गया। ठीक है, तो ये भी इसका मतलब इसमें एकात्मक लक्षण दिखते हैं। तीसरा है कि विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जो है प्रांतीय शासन को अपने नियंत्रण में ले सकता था। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एकात्मकता के लक्षण है। और ये माफ़ कीजिएगा 4 होना चाहिए, चौथी है। और चौथी हम देखते हैं कि एकीकृत सिविल सेवा के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। संघीय लोक सेवा आयोग के प्रावधान, यहाँ तक कि संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग भी थे। तो इस प्रकार से यदि हम फाइनली कहें तो 1935 का भारत शासन अधिनियम में क्या क्या था, परिसंघीय विशेषताओं के साथ एकात्मक लक्षण भी थे। यही उत्तर लिखना है, 150 शब्द लिखना है, बस यही इधर से 5 फैक्ट, इधर से 4 फैक्ट, 9 फैक्ट को लिखना है, टू दी पॉइंट लिखना है। आप चाहे तो संघात्मक व्यवस्था से दोनों प्रश्नों को डिस्क्रिप्शन लिंक में क्रमवाइज दिया हुआ क्लिक करके आप दे सकते हैं, या फिर www.graminedge.com में आप इसे देख सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसे समझ सकते हैं और कैसे लिखा जाता है। एकदम मॉडल आंसर लिखा हुआ है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं कि संविधान क्या होता है, भारत के संविधान के मुख्य स्रोत क्या है। ये यूपीएससी 2007 का प्रश्न है। अब इस पर हम देखते हैं कि इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसमें एक तो पहला पूछ रहा है कि संविधान क्या होता है। एक पक्ष इसका ये है, इसके बारे में हमें बताना है। और फिर दूसरा पक्ष इसका ये है कि भारत के संविधान के मुख्य स्रोत क्या है। 2 भाग इस प्रश्न का है। तो पहले भाग पर देखते हैं कि भारतीय संविधान क्या होता है। तो हम इस पक्ष पर अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो संविधान है वास्तव में क्या है, कि संविधान किसी भी देश के स्थापित मान्यताओं, उसके परंपराओं, वहाँ के इतिहास, वहाँ के संस्कृति, वहाँ के भूगोल, वहाँ के सामाजिक और नैतिक मूल्य और वहाँ के अन्य जितने भी तरह की व्यवस्थाएं होती है उसका एक समुच्चय होता है। और इस समुच्चय से इन सारे जितना मैंने बताया उससे क्या होता है कि वह देश और जो कोई भी राज्य, देश या कोई भी संगठन के लिए कोई यदि संविधान बनाते हैं तो उससे वह शासित होता है। संविधान के बारे में वास्तव में यदि कहा जाए तो संविधान वहाँ के लोगों के विचारों, वहाँ के आकांक्षाओं और वहाँ के सोच का जो है एक संहिता या दस्तावेज होता है। यह प्राय लिखित रूप में होता है। संविधान अगले शब्दों में यदि कहें तो संविधान वह सर्वोच्च विधि होता है जो किसी भी राष्ट्र के, देश के, राज्य के शासन का आधार होता है। संविधान से ऊपर कोई नहीं होता है। यह देश के समस्त नियम कानून और वहाँ के जो भी प्रचलित कोई भी कानून बनता है तो वो संविधान की भावना के ही अनुरूप या उसके अनुसार बनना चाहिए। और यदि उसके संविधान की भावना के कुछ उल्लंघन कोई कानून बनता है तो स्वाभाविक सी बात है उसे न्यायपालिका के द्वारा अवैध घोषित करके उसे समाप्त किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा लिखित संविधान है, जिसमें हम भारत के लोग जो हैं
हम भारत के लोग संविधान की शक्ति का मुख्य स्रोत है या संप्रभु स्रोत है। तो ये आपका इसी चीज़ को लिखना है। ये आपका जितना मैंने बताया ये संविधान क्या होता है इसका उत्तर मिल गया। अब इसके हम बात करेंगे, इसके सोर्स क्या है, इसके स्रोत पर हम बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के जो मुख्य स्रोत है, चूँकि 250 या 300 शब्द में इस उत्तर को लिखना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें संघीय व्यवस्था, ठीक है, इसमें संघीय व्यवस्था लिया गया, न्यायपालिका लिया गया, लोकसेवा आयोग लिया गया, आपातकालीन उपनिबंधन लिया गया। अगला है ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से तो सब जानता है कि संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया, विधि का शासन लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया, विधायी प्रक्रिया और द्विसदनात्मक व्यवस्था। उसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहाँ से हमने क्या लिया, तो मूल अधिकार लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया, न्यायाधीशों और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया वहाँ से लिया, न्यायिक पुनर्विलोकन का मामला वहीं से लिया गया है। अगला है आयरलैंड। तो इसमें नीति निर्देशक तत्व लिया गया और राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि यहाँ से ली गई। और कनाडा के संविधान से जहाँ तक बात है तो एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से हमने लिया है, राज्यपालों की नियुक्ति वहीं से लिया है हमने। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की यदि बात करें तो समवर्ती सूची है ना, संयुक्त बैठक जो सदन की होती है वो लिया गया है। जर्मनी का जो वाइमर गणतंत्र है वहाँ से यदि हम देखें तो आपातकाल के समय जब मूल अधिकारों का निलंबन है वहाँ से हमने लिया है। इसी प्रकार सोवियत संघ से, जो आप स्वाभाविक रूप से जान सकते हैं कि सोवियत संघ से क्या लिया जा सकता है, तो सोवियत संघ से जो है मूल कर्तव्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया है। फ्रांस के संविधान में दुनिया का सभी संविधान फ्रांस के संविधान से तीन चार चीज़ लिया है, गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब हम दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने यहाँ से लिया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया है। अंतिम में बचता है जापान का संविधान। तो इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी जो उत्तर है बड़ी आसानी भाषा में दिया गया। इसके उत्तर को आप लिखित रूप से चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है graminage.com में। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत चौथे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रतिष्ठित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर अपने मत प्रस्तुत कीजिए। क्या वे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं? मतलब कहने का मतलब है कि जो भारत के संविधान है, ठीक है, तो उसमें जो धर्म की स्वतंत्रता है, उसके अंदर जो धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, तो उस पर अपना मत प्रस्तुत करना है, ठीक है। और दूसरा है कि क्या वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। 2005 में 30 अंक का प्रश्न पीएससी में पूछा गया था। सिंपल सा सवाल है, इस संविधान में जो प्रतिष्ठित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार हैं उससे क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? 2 भाग है। तो चलिए हम पहले भाग में देखते हैं कि भारत के संविधान में प्रतिष्ठित धर्म की स्वतंत्रता कहाँ कहाँ है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत के संविधान में क्या है कि धर्म की स्वतंत्रता को लिखना है इसी तरह से कि प्रस्तावना सहित संविधान के कई अनुच्छेदों में शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है। तो पहला जो है हम देखते हैं कि वो है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना देख रहे हैं कि प्रस्तावना में आप देखेंगे कि प्रस्तावना में जो लिखा होगा कि धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, इसी क्रम से लिखा हुआ है। तो यानी वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। फिर प्रस्तावना में एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष। आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसे जोड़ा गया था, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है प्रस्तावना में है। उसके बाद है अगला अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में आपको पता होना चाहिए कि यह जो है धार्मिक आधार पर किसी को बिना भेदभाव किए सभी को कानून के समक्ष समान मानता है और साथ ही कानून की समान सुरक्षा दी जाती है। अनुच्छेद 15 की जहाँ तक बात है तो ये तब जान भी कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 में विस्तार से दिया गया है कि धर्म के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसमें लिंग, जन्मस्थान, ठीक है, धर्म, नस्ल, इन आधारों पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से अनुच्छेद 16 जो है, चूँकि इसको शॉर्ट में लिखना है, अब के समय में प्रश्न ये 150 शब्द में आ रहा है तो उसी हिसाब से इसको कंसाइज करके लिखना है। अब अनुच्छेद 16 जो है
तो उसमें जो सार्वजनिक सेवाओं में है, यानी लोक नियोजन जो है सरकारी नौकरियों में, सार्वजनिक सेवा में खास करके सभी नागरिकों को जो है इसमें एक समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, ये है मैंने बिना धार्मिक भेदभाव किए हुए। 1925, 26, 27 तो आप जानते हैं। तो 25 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद का धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। उसे पूजा पाठ या पूजा अर्चना और जितना भी धार्मिक प्रकार की जो क्रियाकलाप है उसमें स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, उसी प्रकार अनुच्छेद 26 है। तो अनुच्छेद 26 में आपको यह आर्टिकल पता होगा कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ना, या किसी भी धर्म या धर्म के समूह को किसी भी प्रकार के उनके अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया। ठीक है, वो अपना प्रबंधन खुद कर सकता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 27 जो है, इसमें आप 27 को आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि किसी धर्म विशेष के लोगों या उसके समूह को धार्मिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए किसी प्रकार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब हम नवा देखते हैं अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 कहता है कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान है या सरकार द्वारा जो कर क्या बोलते हैं कि जो अनुदान वगैरह देने वाले जो स्कूल वगैरह है, तो सरकारी स्कूलों में, सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या किसी प्रकार के निर्देश नहीं दिए जाएंगे, ये बात कहा जाता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 29 की हम बात करते हैं। तो किसी भी नागरिक या उसके समूह को जो है ना, आप जानते हैं कि भाषा, लिपि, संस्कृति को उसको संरक्षित किए जाने का अधिकार देता है। अब अनुच्छेद 30 देखते हैं। तो अनुच्छेद 30 में भी अल्पसंख्यकों के बारे में दिया गया है, जिसमें उसे अपनी मर्जी के पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करना, ठीक है, और उनके संचालन करने का अधिकार, ठीक है ना, स्थापना और उसके संचालन करने का पूरा अधिकार देता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 44 जो है, आप जानते हैं कि एक समान सिविल संहिता की बात करता है। ठीक है, तो इन्हीं आधारों पर हम कह सकते हैं, इन्हीं स्वतंत्रता के आधार पर विश्लेषण करके हम कह सकते हैं कि अगला जो भाग है इस प्रश्न का कि क्या वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं, ये जो भाग देख रहे हैं। तो ये इसके लिए फाइनली यही है कि जितने भी हम लोगों ने भी इस पर पॉइंट देखा, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य सभी प्रचलित धर्मों का समान आदर करेगा और धार्मिक स्वतंत्रता की उसकी रक्षा करेगा। लेकिन राज्य और धर्म के बीच में जो पूर्ण अलगाव की जो एक अवधारणा है, जो पश्चिमी अवधारणा है यूरोप करके खास करके, उसके विपरीत जो है ना, भारत में राज्य क्या है, धार्मिक मामलों में विशेष परिस्थिति में सकारात्मक मतलब दिशा में हस्तक्षेप करता है। आप इसको जानते हैं, इसको विस्तार से आप जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, हालांकि जो हाल के दिनों में उत्तर में शामिल करना है कि हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में, जैसे कि उदाहरण में अभी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा हुआ और कई लोगों के हेट स्पीच है ना, मॉब लिंचिंग, ऐसे कई नए नए मुद्दे भर करके आए हैं। और इन सब के बावजूद हम कह सकते हैं कि संविधान जो है धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मिकता की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प है। अब इस प्रकार से ये प्रश्न का यहीं समाप्त। धर्मनिरपेक्षता पर दूसरा प्रश्न देखिए 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो 2019 में जो प्रश्न यूपीएससी में 10 अंकों का यानी 150 शब्दों का लिखना है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है। मतलब भारतीय संविधान में जो सरकार या हमारे देश के लिए जो धर्मनिरपेक्षता की अप्रोच है, जो कंसेप्ट है, जिसको हम मानते हैं, उससे फ्रांस क्या सीख सकता है। सिंपल सी बात यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और फ्रांसीसी धर्मनिरपेक्षता में क्या समानता अंतर है, या यूँ कहें कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है, वेस्टर्न धर्मनिरपेक्षता जो अपने पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से क्या संबंध रखता है, क्या ताल्लुकात रखता है, क्या अंतर है। ले देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन ये फ्रांस के साथ इसीलिए जोड़ा है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि फ्रांस में पिछले कुछ वर्षों से वहाँ काफ़ी चरमपंथी हमले या आतंकवादी घटना या चरमपंथ जो होता है, जो कट्टरता बढ़ी है, काफ़ी बढ़ गई है। खास करके एक चार्ली हेब्दो वाले मुद्दे को जानते होंगे, जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद से खास करके फ्रांसीसी लोगों ने जो फ्रांस के अंदर कई प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने बुर्का हो गया, हलाल हो गया, हलाल मीट हो गया, नकाब हो गया, और जो पगड़ी, कृपाल, इस तरह की चीज़ों पर बैन करने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फ्रांस वास्तव में भारत जैसे देश, जैसे ISIS जो अभी हुआ था इराक और सीरिया के में, जो बहुत बड़ा दुनिया का आतंकवादी संगठन,
उसमें दुनिया के कई देशों से गया, खास करके फ्रांस के कई चरमपंथी लोग वहाँ पे शामिल हुए। लेकिन भारत जैसे देश में, जो दुनिया के दूसरे सबसे मुस्लिम आबादी वाले देश है, वहाँ ऐसा नहीं हुआ। वो चरमपंथ की ओर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यहाँ क्यों सर्वधर्म संभाव है, या इतने बड़े धार्मिक विविधता के बाद भी भारत क्यों सह अस्तित्व पर है, क्यों नहीं इस तरह का हुआ, यही वो जानना चाहता है। तो एक्चुअली में क्या है कि जो फ्रांस है, फ्रांस 1789 यानी क्या बोलते हैं उसको, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये उच्चारण मेरा दूसरा हो जाता है। ये फ्रांसीसी क्रांति 1790 में हुई थी, और फ्रांसीसी जो क्रांति के समय ही जो धर्मनिरपेक्षता जो है, उसका जो कंसेप्ट है, वहीं से वहाँ पे गहराई से जुड़ा हुआ है। तो जो वेस्टर्न कल्चर में जो धर्मनिरपेक्षता है, वास्तव में वहाँ क्या है कि वहाँ राज जो धर्म के बीच में जो है ना, कठोर अलगाव का सिद्धांत का पालन करता है। मतलब जो राज्य है वो धर्म पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और धर्म भी जो है वो राज्य पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोनों अपने अपने मामले में पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। सपोज कीजिए कि फ्रांस में कोई एक चर्च, कोई एक ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कुछ सुनाता है, इसको बोलते हैं शब्द में नहीं आ रहा है, मतलब कोई एक मतलब निर्णय सुनाता है, किसी महिला को मान लो कह दे कि हम चर्च में नहीं आने देंगे, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आप भारत में देखते होंगे कि सबरीमाला मंदिर में हो या कहीं भी इस तरह की धार्मिक मुद्दे जब आती है, समानता की बात, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी सरकार उसमें हस्तक्षेप करता है। ठीक है। तो फ्रांस में ये बिल्कुल अलग है। इसीलिए यदि फ्रांस की जो संघीय सरकार, फ्रांस की यदि सरकार यदि कुछ, माफ़ कीजिएगा, फ्रांस की सरकार यदि कोई कानून बनाता है, चाहे वो सार्वजनिक स्कूलों के लिए, न्यायालय के लिए, प्रशासन के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई नियम बनाता है कि हमारा ये नियम है, तो उस नियम में किसी धर्म के यदि कुछ मुद्दे यदि टकराते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उन्होंने फ्रांस में क्या है कि वो स्कूलों में, कॉलेजों में, सार्वजनिक स्थानों में, जैसे वो कहते हैं कि हम अपने देश के कानून को मानते हैं, इसीलिए कोई नकाब, बुर्का और जो सिख लोग जो पगड़ी, कृपाल धारण करते हैं, उसको हम नहीं करने देंगे। इसका विवाद लंबे समय से है। मतलब वो धर्म के मामले स्ट्रिक्ट है। और चूँकि फ्रांस में इतने पुराने समय में क्रांति हुई है, इतने समय में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है, यदि इतिहास आप पढ़े होंगे तो आप चर्च का पूरी दुनिया में शासन पढ़े होंगे। ठीक है। एक होली रोमन कैथोलिक चर्च हुआ करता था, जो पूरे यूरोप सहित दुनिया के कई बड़े हिस्सों पर उसका शासन हुआ करता था। जो चर्च कहता था वही होता था। तो वास्तव में चर्च से आज़ादी का ही एक, जो पश्चिम में जो इतने भी लोकतंत्र की स्थापना हुई या वहाँ जो क्रांतियाँ हुई, वो चर्च के साथ, एक आज़ादी के साथ बहुत ही कहानी जुड़ा हुआ है। यानी चर्च को इसीलिए उन्होंने, जो राज्य और धर्म को उन्होंने बिल्कुल अलग अलग कर दिया कि कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो फ्रांस में 200 साल पहले उस समय इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधता नहीं थी जितनी कि आज वहाँ दुनिया के हर धर्म, हर नस्ल के लोग पहुँच गए हैं। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, तो आज के समय में वो स्ट्रिक्ट, वो मतलब कि जो कठोर, जो अलगाव का, जो धर्म निरपेक्षता के जो पश्चिम में या फ्रांस में है, वो अभी कहीं ना कहीं वो सटीक नहीं बैठ रहा है। इसी पर ये प्रश्न है, इसी पर ये मतलब कि क्वेश्चन जनरेट हुआ है कि भारत से फिर वो क्या सीख सकता है। भारत की कहानी से तो हम वही देखते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों की संख्या फ्रांस में रहती है। मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों की भी संख्या सबसे ज़्यादा फ्रांस में रहती है। तो इन्हीं कारण से क्या है कि हाल के दिनों में इसी तरह के धर्म के मामले में कठोरता के कारण और उसके खिलाफ इस तरह के जो आवाज़ उठते रहे हैं, बुर्का, नकाब, कृपाल, पगड़ी, इससे क्या हुआ है कि अल्पसंख्यकों में नाराजगी बढ़ी है और चरमपंथ की ओर कहीं ना कहीं वो अग्रसर हुए हैं। तो इन्हीं सब परिस्थिति में हम देखेंगे कि ऐसी परिस्थिति में फ्रांस भारत की धर्मनिरपेक्षता से क्या सीख सकता है। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है कि आप देखेंगे कि भारत में जो है, ये आपके देखिए पहला नंबर कि भारत सभी धर्मों का समान आदर करता है और सकारात्मक हस्तक्षेप करता है। मैंने हस्तक्षेप के बारे में बताया। यदि किसी लैंगिक भेदभाव धार्मिक मामले में या कोई धर्म कोई कुछ यदि सुनाता है, क्या बोलते हैं उसको, फतवा भी याद है, फतवा सुनाता है, फतवा जारी करता है, तो उसको भारत सरकार या कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे 3 तलाक का मुद्दा हो गया, अभी 3 तलाक के मामले में जो बिल आया है और अभी एक समान सिविल संहिता शायद आएगी, तो ये क्या है, या यदि भारत में छुआछूत का अंत हो, या यदि किसी प्रकार के अनुसूचित जाति वगैरह को मंदिर में जाने से रोकना हो, बहुत सारे मामलों में जो धर्म के मामले में राज्य ने हस्तक्षेप किया है।
तो उसी प्रकार से देखा जाए तो भारत में क्या है कि अलगाव नहीं है बल्कि सकारात्मक हस्तक्षेप करता है। तो फ्रांस ये सीख सकता है कि सभी धर्मों का समान आदर करते हुए सकारात्मक हस्तक्षेप की जो कंसेप्ट है भारत में, इसको अपना सकता है। उसके बाद 25 से 28 आप देखेंगे कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो जो अनुच्छेद आपका क्या बोलते हैं 25 है, ये देखिए अनुच्छेद जो 25 है, तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 25 में धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वो सीख सकता है। अनुच्छेद इसी प्रकार 26 में क्या है कि धार्मिक कार्यों में जो प्रबंधन की जो छूट है, ठीक है, ये मतलब जैसे कि वहाँ सिख या पगड़ी या बुर्का जो भी है उसको अपने इसे करने देना चाहिए। उसी प्रकार अनुच्छेद 27 में जो है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक मामलों में जो है ना करों से छूट दी जाएगी। अभी आप ये अनुच्छेद विस्तार से पढ़े होंगे, क्योंकि इसको शॉर्ट में लिखना इसलिए जरूरी है कि मात्र 150 शब्दों में पूछा है। आप 1000 ट्राई कर लीजिएगा, यदि इस तरह के ये में नहीं लिखेंगे टू दी पॉइंट तो 150 में होगा नहीं। तो फिर आपको 20 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन बना पाएंगे आप, फिर कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत शॉर्ट से शॉर्ट में उसकी पॉइंट को लिखना है। अब अनुच्छेद 28 में बात करते हैं कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, ठीक है, तो उसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक जो उपासना है उसमें स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में। उसी प्रकार अनुच्छेद जो 29 और 30 है, ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो इसमें क्या है कि भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार अनुच्छेद 29 में। उसी प्रकार अनुच्छेद जो 30 है, इसमें शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और उसका प्रबंधन करने का अधिकार देता है अल्पसंख्यकों को। ठीक है, इसी प्रकार हम चौथा देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये फ्रांस सीख सकता है कि भारत में जैसे कि धार्मिक के मामलों में जैसे हमने बताया ना कि इसमें वेस्टर्न में कोई इंटरफेयर नहीं होता है, लेकिन भारत में राज्य क्या करता है, चाहे वो हज हो या फिर अमरनाथ यात्रा हो, इनके लिए धार्मिक सब्सिडी की व्यवस्था हम देखते हैं। भारत में सरकार धार्मिक सब्सिडी देता है। तो इन्हीं कारणों से जो है, इन सारे कारणों से भारत में क्या है कि सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोगों का जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। ठीक है, और इसके कारण से ये सारे जो आचरण है भारतीय संविधान के जो धर्मनिरपेक्षता का, तो इसे फ्रांस सीख सकता है। बस आंसर इतना ही में करना है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट आंसर है, क्वेश्चन है, उसमें उत्तर लिखना है, तो इसको शामिल करते हुए इस कठिन प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि विधि के शासन 5 नंबर से क्या समझते हैं। उससे पहले हम एक देख ले, प्रश्न बार बार छूट रहा होगा, आप देखते होंगे कि ये क्या है कि ये जो 2 नंबर है कि देश की राज्य व्यवस्था में 26 नंबर का महत्व। ध्यान रहिए 2009 में 2 अंक में पूछा गया, यानी 20 शब्द में पूछा गया था। तो इसमें कोई ऐसा अब प्रीलिम्स में आ सकता है, मुख्य में भी है, तो 2 चीज़ याद रखना है। इसमें 2 अंक है, यानी 2 चीज़ याद रखें कि 26 नवंबर 1949 को, यानी इसी दिन भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को जो है ना आत्मार्पित अंगीकृत किया था, उसको लागू किया था। और दूसरी बात है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ था, आप कसाब का मामला जानते हैं। ये 2 कारणों से इसका महत्व है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम अगला प्रश्न जो है 5 नंबर, और ये इसका अंत क्वेश्चन है, उसका प्रस्तावना का 3 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें है कि प्रश्न है कि विधि के शासन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि भारत विधि के शासन, ठीक है ना, ये मेन है कि विधि के शासन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और बोल रहा भारत का संविधान है ना, मतलब भारत के संविधान में किस प्रकार इसकी स्थापना सुनिश्चित करता है। तो विधि के शासन को हम देखते हैं, बहुत पहले 96 में पूछा गया था, 40 अंक का लॉन्ग, यानी लगभग 250-300 शब्द में, अभी 250 शब्द में लिखा भी हुआ है। इसके बाद अभी आएंगे तो छोटे में 150-200 में आएंगे, तो उसको हिसाब से तैयार करना है। तो चलिए हम विधि के शासन की बात करते हैं। देखिए, विधि के शासन का जो प्रतिपादन है AB डायसी ने किया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा कि AB डायसी जो एक ब्रिटिश थे, तो AB डायसी ने इसके प्रतिपादन किया था। इसके 3 सिद्धांत थे, लेकिन भारतीय परिदृश्य में 2 सिद्धांत पर हम बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है कि जो आप देख रहे हैं वो है कानून की सर्वोच्चता। ठीक है, पहला जो है वो कानून की सर्वोच्चता है विधि के शासन का। मतलब कि
विधि ही सर्वोच्च शक्ति है और ये जो है ना सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा। विधि की सुरक्षितता को केंद्रीय सरकार और सभी राज्य सरकारों को मानने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। और उसका यदि कोई उल्लंघन करता है तो आप तो जान ही रहे हैं कि न्यायपालिका जो है ना, उसको कानून के तहत सजा दे सकता है और वो सबके लिए बराबर होगा। ध्यान रखना कि जो इसमें एक पक्ष ये कहता है कि केवल किसी व्यक्ति को सजा केवल कानून के अनुसार ही दिया जाएगा, अन्यथा विधि के उल्लंघन के अन्य किसी के अलावा, मतलब विधि के यदि कोई उल्लंघन नहीं करता तो उसको सजा नहीं दी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि और वो बराबर दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब कानून की सुरक्षितता में ये है कि कोई भी कानून की शक्ति से ऊपर नहीं है, सभी को इसके अंतर्गत काम करना है और सभी इसके नीचे है, सभी कानून के नज़र में इसके नीचे है। दूसरा, इस विधि के शासन का जो पक्ष है वो है, दूसरे नंबर पर देख रहे हैं कि विधि के समक्ष जो है समता, ठीक है ना। तो विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है कि कानून के सामने सब समान है, उनकी नज़रों में सब समान है, चाहे पटवारी से लेके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो या गरीब से लेके अमीर हो या जो भी आप समझ सकते हैं, सभी जो है कानून की नज़र में, कानून की आंखों में एकदम बराबर है, ठीक है। तो भारत में अब हम देखते हैं कि ये तो विधि के शासन, तो आप समझ गए कि विधि के शासन क्या है। अब हम देखते हैं कि भारत के संविधान में, ठीक है, भारत के संविधान में किस प्रकार विधि के शासन को लागू किया गया है या अपनाया गया है, ठीक है ना, किस प्रकार इसकी स्थापना सुनिश्चित करता है आप देख रहे होंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहला जो है वो है, आप देख रहे होंगे, वो है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जानते होंगे कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण किया जाता है। इसके अंदर राज्य में रहने वाले कोई भी लोग, सभी लोग, चाहे विदेशी हो, नागरिक हो या जो भी हो, ये विधि के समक्ष समान होगा, यानी विधि उसके साथ समान व्यवहार करेगा और उसको जो है समान रूप से संरक्षित करेगा, ठीक है। ये है विधि के समक्ष समता। दूसरा है अनुच्छेद 15। मतलब अनुच्छेद 15 कहता है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी भी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि जीविका तथा सरकारी नौकरियों में जो है ना अवसर की समानता दी जाएगी, ठीक है ना, सार्वजनिक सेवा में, लोक नियोजन में। अगला है अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता या भेदभाव का अंत किया गया है, ठीक है, यानी विधि के शासन का, मैंने कोई विधि के सामने कोई ये नहीं है छोटा या बड़ा नहीं है, उसी का एक पक्ष है। अनुच्छेद जो 18 है उसमें बोल रहा है कि उपाधियों का अंत किया गया है। मतलब अनुच्छेद 18 कहता है यदि सेना और विद्या से संबंधित यदि कोई सम्मान यदि है, उसको छोड़ करके हर तरह की उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो इसी प्रकार से अन्य भी हम देखते हैं, अन्य भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए जो है उसके मामले में जो जैसे आर्टिकल 20 कहता है उसके मामले में सुरक्षा दिया जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 20। उसी प्रकार अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और निरोध के मामले में जो है संरक्षण दिया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही बार दंड होगा, ये तो आप बहुत बार पढ़े होंगे, ठीक है। ये सारे व्यवस्थाओं के तहत जो है ना भारतीय संविधान में विधि का शासन को स्थापित किया गया है। आप जानते होंगे केशवानंद भारती का जो प्रचलित केस 1973 वाला, आप जानते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना विधि के शासन को क्या है एक मूलभूत ढांचा माना संविधान के तहत। मतलब कि इसे कोई सरकार या राज्य जो है इसमें संविधान संशोधन करके भी इसे समाप्त नहीं कर सकती है, ये संविधान का मौलिक ढांचा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में विधि के शासन से क्या समझते हैं और वो भारत के संविधान में किस प्रकार सुनिश्चित करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। इतना ही लिखना है। इसको उत्तर यदि आप चाहेंगे तो इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या graminage.com में आप जब जाके सारे आंसर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हम अगले प्रश्न का देखते हैं, खास करके प्रस्तावना से जुड़े प्रश्न हम देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम उद्देशिका या प्रस्तावना या फिर कहें इसको प्रियम्बल, आमुख, जो भी कहें, इस पर देखते हैं कि 1990 के बाद से 1990 से 2019 के बीच में 3 प्रश्न आए हैं। और भी कोई प्रश्न यदि आपका पीसीएस या यूपीएससी में होगा इससे जुड़े हुए तो जरूर यहाँ पोस्ट कीजिएगा, मैं इसका उत्तर लिख के बता दूंगा। तो उद्देशिका में हम एक प्रश्न को अब धीरे धीरे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न 2 से बनाएंगे, क्योंकि 2 बनाने के बाद 3 बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसीलिए मैं शुरू करता हूँ प्रश्न नंबर 2 से। बनाना 3 ही है, तीनों है।
तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि संविधान की उद्देशिका का क्या महत्व होता है। ठीक है, यानी प्रस्तावना का महत्व पूछ रहा है। और इसका दूसरा भाग है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में, मतलब प्रस्तावना में, प्रतिष्ठापित भारतीय राज्य व्यवस्था के दर्शन को सुस्पष्ट कीजिए। तो क्या दर्शन उसमें प्रतिष्ठापित है, क्या क्या उसमें दर्शन है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं कि भारत की उद्देशिका का महत्व क्या है। तो प्रस्तावना जो है वास्तव में संविधान का परिचय पत्र होता है। ठीक है, परिचय पत्र होता है और यह भूमिका या संविधान का संक्षिप्त सार है। ठीक है, और प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों की झलक है जो हमारे संविधान सभा ने हमारे महान आदर्श और सोच में सजो के रखा था। ठीक है, यह वास्तव में उनके सपनों और अभिलाषाओं का प्रतिबिंब है। ठीक है, यह जो है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जो है भविष्य फल है। ठीक है, यह संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ठीक है, यह संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ठीक है, यह संविधान की आत्मा है, उनकी कुंजी है। ठीक है, चाबी है। यह संविधान का एक ऐसा आभूषण है जिसे गौर से यदि देखेंगे तो कोई भी पूरे भारतीय संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, इसीलिए कुल मिलाकर यदि हम कहें तो संविधान की उद्देशिका का महत्व पढ़कर यह समझा जा सकता है कि संविधान किन आदर्शों से बना है और उसकी आकांक्षा क्या है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को झांकने और उनके उद्देश्य को जानने में प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रस्तावना में जो उपस्थित दर्शन है उसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, दूसरा संविधान की प्रकृति क्या है, और तीसरा जो है आप जान ही रहे हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या है। अब हम एक एक पर संक्षिप्त में देखते हैं। तो संविधान की शक्ति का जो स्रोत है, प्रस्तावना जो है हम भारत के लोगों से शुरू होती है। मतलब संविधान की शक्ति का संप्रभु स्रोत भारत के लोग हैं। ठीक है, और दूसरा जो है संविधान की प्रकृति। तो प्रस्तावना में यह घोषणा की गई है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न से जो तात्पर्य है आप जानते हैं कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश के अधीन है, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और भारत अपने आंतरिक तथा बाहरी मामलों का निष्पादन करने के लिए स्वतंत्र है। समाजवाद का जहाँ तक मतलब है तो समाजवाद का मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद है भारत में, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व मौजूद रहता है। इसका कुल मिलाकर के जो मुख्य उद्देश्य होता है गरीबी हटाना, बीमारी उपेक्षा को हटाना, अवसर की समानता को लागू करना, ये इनके मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अब अगला आता है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर और धार्मिक संस्कृति की रक्षा करेगा। ठीक है, अगला जो है संक्षिप्त में देखते हैं कि लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है। लोकतांत्रिक को पहले देख लेते हैं, उसके फिर गणराज्य को अलग से देखेंगे। तो लोकतांत्रिक से तात्पर्य है कि भारत में वैश्य मताधिकार, समय पर चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, भेदभाव का अभाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इन सब के माध्यम से देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यही लोकतांत्रिक का अर्थ है। और जहाँ तक गणराज्य की बात है तो गणराज्य का मतलब भारत के राष्ट्राध्यक्ष जो है, जैसे कि राष्ट्रपति है, उसका चुनाव होगा, उसका पद वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, अगला जो दर्शन है संविधान के उद्देश्य को हम देखते हैं। तो संविधान उद्देशिका के अनुसार जो है ना, न्याय, स्वतंत्रता है ना,
देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ठीक है, संविधान का मुख्य उद्देश्य। न्याय के तहत, ठीक है, न्याय के तहत भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना है। स्वतंत्रता के तहत जो है, इसके अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना शामिल है, ठीक है। बंधुत्व के तहत व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने की बात की गई है। ये आप देख ही सकते हैं, ठीक है, ये देख लें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है जो संविधान का उद्देशिका का महत्व और भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित भारतीय राज्य व्यवस्था के दर्शन। ये उत्तर इसका कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसी के साथ अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है वही कि आमुख मतलब प्रियम्बल संविधान के उन आधारभूत, ठीक है ना, संविधान के उन आधारभूत सिद्धांतों और दर्शन का प्रतिरूप है, ठीक है, जिनके आधार पर संविधान संरचना की गई है, मतलब संविधान को बनाया गया है। एक बार फिर से समझिए इसको कि प्रियम्बल संविधान के उन आधारभूत सिद्धांत और दर्शनों का प्रतिरूप है, लेकिन जिसकी हम बात करेंगे, जिनके आधार पर, मतलब उन आधारभूत सिद्धांतों और दर्शन के आधार पर संविधान की रचना की गई है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि संविधान के क्या क्या दर्शन है। एक तो है कि उसकी शक्ति का स्रोत, तो हम भारत के लोग से शुरू होती है, हमने बात किया। दूसरा है कि उसकी प्रकृति, तो हमने बोला कि उसकी प्रकृति जो है बहुत संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। और उसका उद्देश्य क्या है, तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व बढ़ाना। ये अभी हम लोगों ने बात किया था। प्रियम्बल में उपस्थित आधारभूत सिद्धांतों और दर्शन को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला, संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, ठीक है। दूसरा, संविधान की प्रकृति क्या है और भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। इसे अभी हमने तुरंत पढ़ा है, ठीक है, अभी हमने इन तीनों चीज़ को पढ़ा है, तो इसको फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इन सारे आधारभूत सिद्धांतों और दर्शनों, जो 3 अभी मैंने बात किया था कि शक्ति का स्रोत, संविधान की प्रकृति और उसके उद्देश्य, मैंने इन आधारभूत सिद्धांतों और दर्शनों के मतलब दर्शन को, ये जो आधारभूत सिद्धांत और दर्शन है, तो संविधान की संरचना से की गई है, तो कहाँ की गई वही तो दिखना है। संविधान के किस भाग में जो प्रियम्बल के जो सिद्धांत और दर्शन शामिल की गई है, कैसे उसका प्रतिरूप है। तो अब हम देखते हैं कि संविधान में जो ये प्रियम्बल के जो आधारभूत दर्शन और सिद्धांत है कहाँ कहाँ मतलब है। तो इसको हम संविधान के अंदर विभिन्न अनुच्छेदों में देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शुरू होता है कि समाजवादी। तो हम देखते हैं कि समाजवादी तत्व जो है पहला जो है कि समाजवादी है, ठीक है। तो समाजवादी तत्व कहाँ है, तो हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जैसे अनुच्छेद 38, 39, 42 और अनुच्छेद 43 में यह दिया गया है। क्योंकि क्वेश्चन शॉर्ट लिखना है, इसीलिए उसके अनुच्छेद की बात को लिखना संभव नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में अभी मैक्सिमम 250 का आता है और बाकी 150 का आधा प्रश्न आता है। दूसरा है कि समाजवादी के बाद धर्मनिरपेक्ष। तो ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में मूल अधिकार के रूप में इसको शामिल किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में, ठीक है ना। लोकतांत्रिक जो शब्द है या लोकतांत्रिक तत्व को हम देखते हैं, तो लोकतांत्रिक शब्द को साकार करने हेतु संविधान में मतदाता सूची जो अनुच्छेद 325 में है, और लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, अनुच्छेद 26 में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जो वैध मताधिकार का अधिकार है वो अनुच्छेद 326 में दिया गया है। इसके अलावा चौथा जो है, ठीक है, चौथा है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक मूल अधिकार के रूप में दिया गया है, आप जानते हैं अच्छा से। अब पांचवा जो है समता, बंधुत्व, हम लोग जैसे भी पढ़े थे ना, तो समता का जो अधिकार है, ठीक है, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक
दिया गया है, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी मूल अधिकार के रूप में वर्णन किया गया है। 6 नंबर में देखते हैं कि दर्शन संविधान में कहाँ है, बंधुत्व कहाँ है, तो ये अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, और आगे हमने देखा था कि जो बंधुत्व है, एकता और अखंडता को, आप देखिए ये जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। तो कहने का मतलब है एकता और अखंडता को जो भारतीय संविधान में दर्शाने के लिए, ठीक है, अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसे अनुच्छेद 1 में दिया गया है। यानी संविधान की जो आधारभूत सिद्धांत और दर्शन है वो संविधान में है, यानी उसके प्रतिरूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से वास्तव में यदि निष्कर्ष रूप से हम कहें तो वास्तव में जो प्रियम्बल है संविधान की कुंजी है, जिससे संविधान को खोलने और उसके आधारभूत सिद्धांतों और दर्शनों को हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, जिससे संविधान को खोलने पर उसके आधारभूत सिद्धांतों और दर्शनों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये भी प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं जो 2016 में सबसे लेटेस्ट आया है, 12.5 अंक का, कि पूछ रहा है कि उद्देशिका में शब्द गणराज्य, देखिए ध्यान से, के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर, ठीक है, से जुड़े प्रत्येक विशेषण पर, है ना, उससे क्या क्या जुड़ा हम लोग देखते हैं, चर्चा कीजिए। फिर पूछ रहा है दूसरा पार्ट में, है ना, दूसरा पार्ट जो है, क्या वर्तमान परिस्थिति में वे प्रतिरक्षणीय है, मतलब डिफेंडेबल आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है, ये मात्र 150 शब्द में पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो संविधान में जो पूछा है कि गणराज्य शब्द के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण, तो गणराज्य कहाँ है, ये हुआ आपका गणराज्य। ठीक है, तो गणराज्य से जुड़े हुए क्या क्या चीज़ है, तो उद्देशिका में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक शब्द आप देख सकते हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये 4 शब्द गणराज्य के पहले जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इनके एक एक का मीनिंग हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अंत में देखेंगे कि वो डिफेंडेबल है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग लिखने में दोनों का एक लिख करके उसके विशेषण का जो चर्चा करके अलग से फिर डिफेंडेबल है कि नहीं लिखना फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए प्रत्येक विशेषण पर चर्चा करने के साथ ही वहाँ देखेंगे कि वो डिफेंडेबल है, प्रतिरक्षणीय है या नहीं है। तो चलिए प्रत्येक शब्द पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात है प्रभुत्व संपन्न। ठीक है ना, प्रभुत्व संपन्न है, तो प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ठीक है, ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ठीक है, और ना ही किसी अन्य देश के अधीन है। ठीक है, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, यह पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, भारत अपने आंतरिक तथा बाहरी मामलों को निष्पादन करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है, स्वतंत्र है। हालांकि आज के समय में संयुक्त राष्ट्र संघ, WTO ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिसके सदस्य, मतलब इन संस्थाओं के सदस्य देश जो है, इस वैश्विक युग में कोई कहे कि हम पूरी तरह संप्रभु है या प्रभुत्व संपन्न है, ये मतलब क्या कह सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से कोई संप्रभु अपने आप को घोषित नहीं कर सकता है, पूरी तरह से कोई भी देश आज के समय में संप्रभु नहीं है। अगला जो शब्द है जुड़ा हुआ, समाजवादी। तो समाजवादी शब्द याद रखिए कि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है ना, एक बात पता है। और ध्यान रहे कि समाजवादी जो शब्द या समाजवादी दर्शन जो है, इससे पहले भी नीति निर्देशक तत्व के रूप में भारतीय संविधान में मौजूद था। ध्यान रहे कि जो भारत में समाजवादी शब्द का अर्थ है कि भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, और
यह साम्यवादी समाजवाद नहीं है, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ मौजूद रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी को हटाना, उपेक्षा को हटाना, बीमारी को हटाना, असमानता मिटाना, है ना, आदि इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। हालांकि यदि देखा जाए तो एलपीजी इसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण भारतीय समाजवाद थोड़ा जरूर लचीला हुआ है। ठीक है, ये कोई शक नहीं है इसमें कि लचीला हुआ है। लेकिन यदि हम उसमें ध्यान से देखें, फिर भी भारत जैसे देश में अभी खास करके मनरेगा, गरीब उन्मूलन कार्यक्रम, कई चीज़ें हैं। ठीक है, जिसके आधार पर भारत में समाजवादी लक्षण मौजूद है। ठीक है। अब अगला देखेंगे, तीसरा चीज़ धर्मनिरपेक्षता, जो गणराज्य से जुड़ा हुआ चीज़ है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा और उसकी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। राज्य जो धर्म के जो सकारात्मक राज्य और जो धर्म के जो अलगाव की पश्चिमी अवधारणा जो है, जहाँ फ्रांस जैसे देशों में या अन्य में जो यूरोप में है, तो उस अलगाव की धारणा के विपरीत भारत में जो है सकारात्मक दिशा में धार्मिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप करता है। ठीक है। हाल के दिनों में हम देखते हैं जैसे दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा, है ना, हैट स्पीच जो भाषण देते हैं, सांप्रदायिक मॉब लिंचिंग की घटनाएं। ठीक है, ऐसे कई मुद्दे उभरे हैं जिससे धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ठीक है। अब अगला देखते हैं, चौथा लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक से मतलब है कि भारत में सर्वोच्च संप्रभु शक्ति जनता के हाथ में निहित होगी। ठीक है। साथ ही वैश्य मताधिकार, ठीक है, सामयिक चुनाव, ठीक है, कानून की सर्वोच्चता, किसी भी प्रकार के भेदभाव का अभाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इनके माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। लोकतांत्रिक का मतलब यही है। तो वर्तमान समय में भारतीय लोकतंत्र जी देखा जाए तो एक जीवन शैली बन चुकी है, जो स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व की भावना को बरकरार रखते हुए एक सशक्त समावेशी राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। तो इस प्रकार से प्रस्तावना के सारे प्रश्न का समाधान हो गया, और जितने भी प्रश्न मैंने बनाया है यहाँ पे स्केचिंग करके, इनका इस वीडियो के लिंक में आप देख सकते हैं, सबका आंसर दिया हुआ है। उसको क्लिक करके आप www.nagrik.com में जा करके इसका आप उत्तर देख सकते हैं। उसी फॉर्म में लिखा हुआ जैसे मैंने बोला है। चलिए अगले वीडियो के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इसे देखें, निश्चित रूप से लाभ होगी। आपकी जो प्रतिक्रिया है, सकारात्मक प्रतिक्रिया ही इस आगे जल्दी वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करेगा। ध्यान रखें कि इतना मेहनत करके जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ज़रूरतमंद तक जरूर इसको पहुँचाना है। ठीक है, तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।